गुरु ये तुम्हारा ही तो गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, आपके माई ई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण पांडे जीएस की क्लास लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। जैसा कि हमारा वादा था आपका कि शाम को 5 बजे आप आज 5 जून को जो है हमारी सारी क्लासेस एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ कुदरत का कहर ऐसा बरपा हुआ है कि बारिश आरिश की वजह से जो है थोड़ा सा क्लासेस हमारी आज डिस्टर्ब हो रही हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करिएगा और आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ते चले जाइए, ताकि आपका जो सिलेबस है और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, सीजीएल की हो, आपके सीएचएसएल की हो, या आपके पीसीएस की हो, या यूपी ट्रिपल एससी की हो, आप जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो आप लोग बस थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा बारिश के मौसम की वजह से, थोड़े प्रॉब्लम की वजह से आपका जो आज की जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी सही से थोड़ी सी चल नहीं पाई हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस आपको देने का ये हमारा वादा है और आपको जो है सारी क्लासेस आपको प्रॉपर जो है जरूर मिलेंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसा कि आज क्लासेस आपको चली होंगी, तो आज की जैसे इंट्रो क्लासेस थी हमारी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बेहतरीन और कितने आपके क्वालिफाइड टीचर जो है आपके सामने जो है आपके जो है प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो मैं प्रवीण पांडे आपको सामने एक बार जीएस की क्लास लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जीएस की क्लास में आपके सामने स्टार्ट करूंगा। तो जीएस में आपको सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा कि जीएस का सिलेबस होता क्या है। ठीक है, तो जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही अब्रॉड है, मतलब कि जीएस का सिलेबस का किसी भी प्रकार का कोई अंत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हर दिन कोई ना कोई नई नई घटना घटती जाती है, तो उसे हम लोग डेली करंट अफेयर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मॉर्निंग में 5 बजे वो क्लासेस आपकी शुरू हो जाती हैं। और कुछ बच्चों की शिकायत भी रही है इस बार कि हमें क्लास का शेड्यूल नहीं मिल रहा। शेड्यूल आप जो है हमें बता दीजिए, तो जल्द ही आपके सामने सारी लाइव क्लासेस का, सारी क्लासों का एक साथ शेड्यूल आपको जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो क्लासेस आपकी हैं वो सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी, एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी, आपके सामने जो है वो क्लासेस सारी प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। ठीक है, हम लोगों ने सारी क्लासेस को शुरू कर दिया है, हमारे सारे टीचर्स मैदान में उतर चुके हैं और सक्सेस आपको दिलाने के लिए पूरी तरह से आपके मैदान के सामने आ चुके हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सिलेबस है, मैं आपको जीएस की क्लास और डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीएस में आप सभी को भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे आपके लाइव चैट में हम लोग आएंगे, लाइव चैट में आकर हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो डाउट्स है दिमाग में, जो आपके एक जो आपका क्लियर नहीं हो पाती सारी चीजें, उन सारी चीजों को क्लियर करने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। ठीक है, और सभी टीचर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपका कि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में आप देखिए जीएससी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रखती है, आईएएस का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पीसीएस की बात करें तब भी आपने देखा होगा जीएस ही सबसे ज्यादा आपका जो है महत्वपूर्ण है। आपके सीजीएल की अगर हम बात करें तो जो आपका टीयर 1 होता है उसमें जो 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं वो आपके स्कोरिंग होते हैं, आपके स्कोर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में जीएस का अपना एक अलग महत्व होता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी जीएस की क्लास को मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। ठीक है, मैं आपका एजुकेटर प्रवीण पांडे आपको जीएस के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आज की जीएस की क्लास में आपकी शुरू कहां से करूंगा। तो आज की जो आपकी जीएस की क्लास शुरू होगी, और जीएस की क्लास आपकी शुरू होगी किससे? आपके जो है आपकी जो जीएस क्लास आपकी स्टार्ट में आज करूंगा वो शुरू करूंगा आपके जो है संविधान से। आपके जो है संविधान से जो है आज की जीएस की क्लास आपकी जो है स्टार्ट की जाएगी, और धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पर मैं प्रकाश डालूंगा,
जीएस के आपके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, या आपके जो है जनरल साइंस से संबंधित हो, मतलब जीएस के जितने भी सिलेबस आपका होगा वो सारा का सारा सिलेबस मेरे द्वारा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एक आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जाम में कम से कम ना कुछ तो, अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम हुआ, पीसीएस लेवल का अगर एग्जाम होता है तो कम से कम ना कुछ तो 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आता है। अगर आपकी बात करें आपके जो है सीजीएल वगैरह एग्जाम में, तो कम से कम ना कुछ तो 3 या 4 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो संविधान से आपके जरूर बन करके आते हैं। ठीक है, तो ये संविधान जो आपका है वो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है टॉपिक है, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, और आपको इसको जो है प्रैक्टिकली लेकर के चलना है। संविधान को अगर आप प्रैक्टिकली अपने टाइप में लेकर के आप चलेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे, तो आपको संविधान को समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक है, संविधान में आपको किसी भी टाइप की दिक्कत आपकी जो है महसूस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी चीज को आप भूलेंगे नहीं, बस आप केवल उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल लेते हुए आप चलिए। ठीक, चले, तो जैसा कि मैंने टॉपिक आपको बता दिया है संविधान, तो आज मैं इसी संविधान की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, यह संविधान होता क्या है। आपको इसको पहले सबसे पहले समझना होगा कि संविधान होता क्या है, यह संविधान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, अगर आपको आ जाए या आपको कोई और परिभाषा अच्छे से पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या मैंने जो इसकी परिभाषा बनाई हुई है वो आप लोग जरूर सुनिएगा, ताकि आप संविधान को कभी भी भूल ना पाए। ठीक है, तो संविधान की परिभाषा होती क्या है? संविधान की परिभाषा होती है कि वो दस्तावेज, पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए भीगा, कि वो दस्तावेज जिसके माध्यम से हम किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं? वो दस्तावेज जिसके माध्यम से हम किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके संविधान। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, राष्ट्रपति का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है, जिला अधिकारी का पद होता है, ठीक है, आईएएस का पद होता है, आईपीएस का पद होता है, इनका चयन कैसे होता है, आपके जो है सचिव पद होता है, ठीक है, कौन सा मंत्री आपका बैठेगा, ये आपके जो है वित्त मंत्री होते हैं, आपके जो है रक्षा मंत्री होते हैं। ये सारे जितने भी पद आपके बनाए गए हैं जो शासन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे ही आपका संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब संविधान आपका दो तरह का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है आपका मौखिक। यानी कि जहां पर ओरल सपोर्ट के द्वारा आपका संविधान चलाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपके ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान ओरल संविधान है, मौखिक संविधान के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान में अगर नाम आता है, तो जैसे भारत का संविधान है, वो कैसा संविधान है? वो लिखित संविधान है कि इसमें आपके जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और आपकी 8 अनुसूचियां हैं। ये ऐसे इस तरह से हमने एक लिखित बता दिया कि इस तरह से लिखित आपका जो है संविधान बना हुआ है। ठीक है, तो संविधान दो तरह का हो गया, एक आपका लिखित संविधान हो गया और एक आपका मौखिक संविधान हो गया। ठीक है, तो इसी लिखित संविधान में ही आपकी हम बात करें कि जो संविधान आपका सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो आपका था अमेरिका का। कहां का था? अमेरिका का लिखित संविधान था आपका, और ये बना था आपके जो है, ये आपके बना हुआ था 1789 को। कब बना था? 1789 ईस्वी को आपके जो है अमेरिका का लिखित संविधान आपका जो है सबके सामने, दुनिया के सामने आता है। और तब से हम मानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है, तो वो पॉइंट आपका क्या है? अमेरिका का। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये सारी चीजें नोट करते रहिए। ठीक है, तो ये जो आपका लिखित संविधान है, पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का लिखित संविधान है। और ये आपका कब बनकर के तैयार हुआ था? ये 1789 यानी कि 1789 ईस्वी को आपके अमेरिका का लिखित संविधान आपका बनकर के सामने आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन इसी में पूछ देता है कि सबसे बड़ा आपका जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो हमारे भारत देश का है। किसका है? हमारे भारत देश का जो आपका है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका माना जाता है। ठीक है,
तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो हमारे भारत देश का है, जो आपका माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, वो हमारे भारत देश का है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और संविधान की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दस्तावेज जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका जो है कहा जाता है संविधान। एग्जैक्ट क्लियर? आप सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं, चूंकि हम भारत के वासी हैं तो भारत के संविधान के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत आपकी भारत के संविधान से कहां से हुई है? ठीक है, तो जैसा कि आपने वेदों में देखा होगा, वेदों के बारे में इतिहास जब आपका आएगा तो पढ़ाऊंगा, महाभारत के बारे में पढ़ाऊंगा, तो सामंत हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, आपके जो है राज दरबार में बैठने वाले ज्ञानी हुआ करते थे, गुरु जी हुआ करते थे। आपके देखा होगा हर एक राजा का एक गुरु हुआ करता था जो उसे ज्ञान दिया करता था। ठीक है, तो वो ये बताते थे कि शासन आप कैसे करो। ठीक, ये सारी चीजें आती है। लेकिन चूंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम चर्चा करें तो भारत के जो संविधान की जो चर्चा शुरू हुई है, ठीक है, तो भारत के जो संविधान की अगर हम आधुनिकता की बात करें, आधुनिकता में भारत के संविधान की शुरुआत आपकी कहां से हुई है, तो उसमें जो जिक्र आता है, उसमें जिक्र आता है आपके 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी को हमारे भारत देश में प्रवेश करती है, और इसकी जो आने की डेट थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की थी, जहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आपके जो है कंपनी को आपके भारत में क्या करने के लिए भेजा था? व्यापार करने के लिए भेजा था। कितने साल तक? 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने के लिए जो है एक स्वीकृति पत्र दिया था कि जिसके माध्यम से जो है आप जो है भारत में जाइए और भारत में जाकर के आप क्या करें? व्यापार करने का कार्य करें। तो उसी व्यापार को कार्य करने के लिए करीब 217 व्यापारियों ने मिलकर के आपकी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी भारत आती है कब? 1600 ईस्वी में ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत में आने के बाद, सॉरी यहां पर आपका एक चीज में थोड़ा सा गलत बता गया हूं, यहां जो डेट होगी वो होगी 1599, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को। ठीक है, और 1600 ईस्वी में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी क्या होती है? आपकी जो है भारत आ जाती है। 1608 ईस्वी में आपके जो उस टाइम पे मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनसे जो है व्यापार करने की अनुमति पाती है, और धीरे धीरे इसका व्यापारिक कार्य आपका क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब ये व्यापारिक कार्य करते 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 क्या होता है? आगे बढ़ती चली जाती है, और आपके जो है 1626 ईस्वी को आपके जेम्स प्रथम ने इन्हें जो है आजीवन काल तक भारत में व्यापार करने, जब तक आपकी इच्छा करे तब तक आप व्यापार करने की इन्हें क्या दे देते हैं? अनुमति जो है प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए, इनको आप नोट करिएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। 217 कंपनी के सहभागीदार थे जिन्होंने स्थापना की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को आपकी जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। कितने साल तक? 15 साल तक व्यापार करने की इन्हें अनुमति देते हैं। ठीक है, और 1626 ईस्वी को आपकी जो है राजा जेम्स जो है इन्हें आजीवन काल तक भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में आपके जो है औरंगजेब शासन पे आते हैं। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो मुगल बादशाह था या जो मुगल एम्पायर था, बहुत बड़ा जो एम्पायर बना हुआ था, वो आपका धीरे धीरे डामाडोल होने लगता है, और उसकी जो शक्तियां होती हैं वो क्या होने लगती हैं? कमजोर होने लगती हैं। और कमजोर होने के साथ साथ धीरे धीरे वो पतन की ओर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। फिर छोटे छोटे हमारे जो है आपके राज्य जो थे वो उभर करके सामने आ जाते हैं, जैसे बंगाल के आपका जो है बंगाल का वंश, ठीक है, बंगाल वंश आ जाता है, बंगाल का नवाब वंश हो गया, अवध का नवाब वंश हो गया आपका।
ये छोटे छोटे राज्य जो है, मराठा हो गए, इधर हमारे जो है हैदराबाद के निजाम हो गए, ये धीरे धीरे आपके मराठा, आपके जो मुगल सल्तनत है उससे धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और अंग्रेजों को भारत में एक तरह से व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और इसका मौका इनको दो जो युद्ध हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको याद रखना होगा, आपके दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, इन दोनों महत्वपूर्ण युद्धों में के माध्यम से ये भारत पर अपनी पकड़ को पूरी तरह से मजबूत कर लेते हैं। और वो दो युद्ध कौन कौन से थे उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। आपने सुना होगा 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि 1757 का प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ है। और एक युद्ध हुआ था आपके जो है 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। को दो युद्ध बताए मैंने, एक बताया मैंने आपको कौन सा, एक आपका युद्ध होता है 1757 का आपका जो है प्लासी का युद्ध, 1757 का आपका जो है प्लासी युद्ध, ठीक है। और प्लासी युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके जो है सिराजुद्दौला, जो आपके बंगाल के नवाब थे। कौन थे आपके, बंगाल के नवाब, ठीक है, नवाब। और दूसरी वर्सेस जो था इसमें वो थे आपके कौन, वो थे अंग्रेज। और अंग्रेजों को डील कर रहा था आपका लॉर्ड क्लाइव। कौन डील कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव जो है वो इसको जो है डील कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ भी है, ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसे आपके बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब जो थे आपके, ठीक है, सिराजुद्दौला है, एक अभी आपको और मिलेगा सुजाउद्दौला, दोनों में अंतर है। सुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था और सिराजुद्दौला जो है वो आपका बंगाल का नवाब है, ठीक है। वर्सेस आपका कौन था, अंग्रेज थे। और अंग्रेजों को डील कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव जो है आपका, वो अंग्रेजों को जो है आपका डील कर रहा था, ठीक है। अंग्रेजों से द्वारा जो है युद्ध, अब इन दोनों में युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। अंग्रेज आपके क्या हो गए, जीत गए। जैसे ही अंग्रेज जीते, आपके बंगाल जो है पूरी तरह से अधिकार में चला गया, किसके, अंग्रेजों के अधिकार में जो है आपका चला गया। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। अच्छा, दूसरा युद्ध मैंने आपको बताया कौन सा, दूसरा युद्ध जो आपका था वो युद्ध हुआ था 1764 का आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है। 1764 का आपका जो था बक्सर का युद्ध, 1764 बक्सर, ठीक। तो बक्सर युद्ध हुआ। और ये बक्सर युद्ध हुआ आपके किसके बीच में, इसमें अंग्रेज थे, वर्सेस में आपके थे अवध नवाब थे सुजाउद्दौला, प्लस मुगल आलमगीर द्वितीय, प्लस आपके जो है बंगाल के अपदस्थ नवाब, जिनका नाम था आपके कासिम, मीर कासिम जो थे। तो ये तीनों की सेना थी मिली हुई आपकी, और आपके अकेले थे कौन, अंग्रेज थे। और इस युद्ध में भी अंग्रेज आपके क्या हो जाते हैं, आपके जीत जाते हैं। अंग्रेज क्या हो जाते हैं आपके जो है, ये युद्ध आपका जो है जीत जाते हैं। और जैसे ही ये युद्ध जीतते हैं, ये जो तीन नगर थे, ये तीन जो महान शासक थे, ये बुरी तरह से जब पराजित हो जाते हैं, तो पूरी तरह से अंग्रेजों का भारत पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और वो आपके जो है पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं, राजनीतिक स्तर पर भी कब्जा कर लेते हैं, और व्यापारिक स्तर पर भी ये क्या कर लेते हैं, आपका कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। जब इनकी शक्ति बढ़ने लगती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, कि जैसे अगर हमारे यहाँ पे अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, ठीक है, आपके जो है रिलायंस, ये सब आपस में मिल जाएं, धनी व्यक्ति हो जाएं, तो ये गवर्नमेंट को चलने देंगे सही ढंग से? मुझे तो नहीं लगता कि चलने देंगे। और अगर ये लोग अपने कुरीतियों पर उतर आए या आपके सामने बुरी संगति दिखाना शुरू कर दें, तो ये गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इन जैसे लोगों पर आपकी जो है लगाम लगानी पड़ती है, इन्हें व्यापारिक फायदा भी देना होता है, और इन पर लगाम भी लगानी होती है कि आप संविधान से बंधे हुए हैं, आपको जो है इसके अंदर दायरे में रह करके ही क्या करना होता है, कार्य करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये 1764 का युद्ध जीतते हैं, ये आपके क्या करते हैं, आपके जो है पूरी तरह से बेलगाम हो जाते हैं, पूरी तरह से बेलगाम हो जाते हैं। जब ये पूरी तरह से बेलगाम हो जाते हैं, तो इनको कंट्रोल में करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा लिखित दस्तावेज पारित होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये लिखित दस्तावेज पारित होना शुरू होते हैं,
हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो पहला लिखित दस्तावेज आपके सामने आया था वो लिखित दस्तावेज आपका आया था जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इस चार्ट से समझिए। जैसे ही 1764 का युद्ध खत्म हुआ, इस युद्ध के बाद आपके जो है सारे जो है लिखित दस्तावेज आने शुरू हो गए, सारे लिखित दस्तावेज आपके क्या हो गए, आने शुरू हो गए। और इन लिखित दस्तावेजों में आपके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आपके क्राउन ने दस्तावेज भेजे वो ये लिखे हुए हैं, वो ये सारे हैं। ठीक है, जो एक्ट के नाम से जिन्हें चार्टर्ड एक्ट कहा गया। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट। और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत के लोगों पर डायरेक्ट राज करने के लिए बनाया उसे कहा गया है आपका भारत शासन अधिनियम। ठीक है, या भारत काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, इसे कहते हैं चार्टर्ड एक्ट और ये है आपका काउंसिल एक्ट। अब दोनों में अंतर क्या है आप समझिए। चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है आपका कि जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा सुनी है, इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दो संसद है, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, जैसे हमारे यहां हाउस ऑफ कॉमन मान लीजिए लोकसभा की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर बैठते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड में क्या है कि जो आपके सिलेक्टिव होते हैं, जो आपके जनता द्वारा आपके जो है कह सकते हो कि इनडायरेक्ट में आपके चुने जाते हैं, वो आपके जो है राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दो संसद है, उन दोनों संसदों ने बिल पारित किया। अब ये जो चार्टर्ड एक्ट बिल आते हैं, ये जो चार्टर्ड एक्ट बिल पारित किए थे आपके ब्रिटेन की संसद ने, वो पारित किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, चार्टर्ड एक्ट। क्या कहा जाता है, चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो काउंसिल एक्ट है आपके 1857 के बाद से जो 1847 ईस्वी में आए वो कहे जाते हैं ब्रिटिश काउंसिल। क्यों काउंसिल कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की संसद से डायरेक्ट भारत की जनता पर आपका क्या किया गया था, लगाया गया था। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो है आपके अलग अलग हो गए, ऐसा इसलिए हुआ कि आपने पढ़ा होगा 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये जो 1857 है इसको आप बेस मान लीजिए, इसको जीरो मान लीजिए। इसके पहले के जितने भी एक्ट आपके आए हैं वो ब्रिटेन की आपकी जो है कंपनी को पारित किए गए हैं, और इसके बाद जितने एक्ट आए हैं वो भारत की जनता को पारित किए गए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शासन रहते थे वो शासन होते थे किसके ऊपर, वो शासन होता था गवर्नर के ऊपर। किसके ऊपर होता था, आपके जो है गवर्नर के ऊपर होता था। ठीक, और ये जो आपका एक्ट आता था, यहां से जो आपके एक्ट की शुरुआत हुई है, ये शुरू होता था आपके वायस राय के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, वायस राय के ऊपर। तो ये दोनों में अंतर है, एक वायस राय में है जो 1858 से शुरू हो जाता है, और एक आपका जो है गवर्नर्स हैं, जैसे बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, ये जो वर्ड आपके आते हैं ये आपके चार्टर्ड एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना, ये दो पॉइंट हमारे याद रखिए। और बेस हमारा क्या है, 1857। 1857 हमारा बेस क्यों है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन छिनता है और शुरुआत हो जाती है किसकी, शुरुआत हो जाती है आपके ब्रिटिश क्राउन की। क्लियर, इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि ये सारी चीजें आपको जो समझ में आए वो अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा कि उसको क्या बोला गया है। ठीक है, बेस आपका 1857 का है, गवर्नर शासन हमारा चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना गया, और वायस राय शासन जो है आपका इसके नाम से जो है आपका जाना जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर आज आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपका इस एक्ट के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में जो है आपका डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे
और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। और फिर आपको कोई भी एग्जाम मिले ना तो फिर आपका एग्जाम फटा मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, जय हिंद।